हाँ, तो कैसे हैं आप सब लोग और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलो हम अपने शिक्षण विधियों से जो पढ़े थे 3-4 शिक्षण विधियाँ, उनसे जो आए हुए सवाल थे उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो सही दशा और दिशा में जा नहीं रहा है या जा रहा है, सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल किताब का है, जैसे कई लोगों की जिज्ञासा है कि कौन सी किताब पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, तो जो बुक्स आपके पास है उसको अपने पास रखें, किसी को दे मत देना ये कह के कि ये तो मेरे काम की नहीं है, ये तू ले जा, या मन में ऐसे सोच ले कि ये तो इसको दे दें, ये तो अच्छी नहीं है, अच्छी वाली मैं लेके आ जाऊँ बाज़ार से। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दे रहे हैं ज्ञान उसमें रह जाए और बाज़ार वाली। तो हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था आपको कि जहाँ तक बात सवाल ये है कि अच्छी किताब कौन सी, तो किताबें सारी अच्छी होती है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अपना सिलेबस अपने पास में रखें, जो बिंदु समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप आराम से सोशल मीडिया से, अपने यूट्यूब से सहारा लेके 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचरों से आराम से समझें। जब तक आगे ना बढ़े तब तक एक चीज़ अच्छे से समझ में ना आ जाए। हाँ, ये होना चाहिए कि हाँ, जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में है और अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको मैंने 100% हर कॉर्नर से, हर एंगल से मैंने उसे तैयार कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की शैली अपनी अलग होती है, हर टीचर की अपनी अलग शैली होती है, तो अपनी भी अपनी शैली है। मैं ये इस शैली पे चल रहा हूँ कि एक बार सारे क्वेश्चन जो है उनको देखता हूँ और किन किन टॉपिकों तक जा रहे हैं वो क्वेश्चन, और उससे आगे 2-3 बातें बता देता हूँ कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा आगे भी उसमें से क्वेश्चन दे तो आप कर सकें। व्यावहारिक जानकारी आपको दे रहे हैं। और पहले आप क्वेश्चन देखिए, किस विधि में व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती। क्वेश्चन एक है, रीट 2017 में आया था, ये रीट 2017 का क्वेश्चन है कि किस विधि में व्याकरण की शिक्षा तो इन विधियों में कोई सी में दी जा रही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा रही है। पहला ऑप्शन भाषा संसर्ग, पाठ्यपुस्तक, आगमन और निगमन। हालांकि आगमन निगमन पाठ्यपुस्तक हमने पढ़ी भी नहीं है, फिर भी देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाषा संसर्ग जो विधि है उसमें व्याकरण की शिक्षा है वो स्वतंत्र नहीं दी जा रही है, जबकि पाठ के बीच में या पाठ के साथ में दी जा रही है। पहले का उत्तर भाषा संसर्ग हो जाएगा और रीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सीटेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, कि आप उस विधि का प्रयोग करते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा था व्याकरण सूत्र अनुवाद, ये हमने विधियाँ पढ़ी नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया इसका, प्रत्यक्ष विधि। फिर एक है तीसरा क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान किया जाता है, कौन सी विधि है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान किया जाता है, हमने पढ़ी है वाचन विधि। तो वाचन में तो हमने पढ़ा था 2 तरह के होते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन, तो उसमें तो कार्ड वाला कोई मामला नहीं था। कहानी विधि में कहानी वाचन, ध्वनि साम्य विधि हमने पढ़ा था कि भाई ध्वनियों में समानता दिखाई जाती है। जी, एक भाषा प्रयोगशाला विधि भी है, ध्वनि प्रयोगशाला विधि भी है, ध्वनि वैज्ञानिक विधि भी है, स्वन विधि भी है, तो वहाँ पर भी ध्वनि साम्य या ध्वनियों की समानता पर बल दिया जाता है। तो वहाँ पे कोई चित्रों, सातचर्य विधि में हमने पढ़ा था, अच्छे से चित्र बना के मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सातचर्य विधि। चौथा क्वेश्चन देखिए, सातचर्य विधि की भाषा की इकाई है। ये क्वेश्चन मैंने शायद कहीं नहीं आया हुआ, ये 2 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने हिसाब से, मुझे लग रहा है ठीक प्रश्न बनेगा ये, कि सातचर्य विधि में भाषा की इकाई कौन सी है। वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य। तो सातचर्य विधि में हम क्या कर रहे थे, एक साइड शब्दों का कार्य कर रहे थे, भले हमने पहले लिखा हो तो, लेकिन वो पतंग का कार्य कर रहा था। तो कहने का मतलब वो सबसे यूनिट क्या है भाषा के संसर्ग की, तो सातचर्य विधि की तो शब्द है। किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, व्याकरण को सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं, व्यवहारिक पक्ष पर, तो वो हो गई आपकी भाषा संसर्ग विधि। छठवां क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण श्रुतिलेखन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य। आरटेट 2012, जिसे मैं आरटेट हुआ करता था 2012 लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन था कि भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी क्लासेस चल रही है, भाषा शिक्षण की चल रही है, उसके अंदर हमने जो श्रुतिलेखन विधि पढ़ी थी, तो उसमें बताया कि श्रुतिलेखन अभ्यास, उस विधि का बात नहीं, उस विधि में जो हम अभ्यास करते हैं, श्रुतिलेखन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप अगर ये से पढ़ोगे ना, श्रुतिलेखन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चारों ही है भाई। वर्तनी दोष भी उसमें निवारण करते हैं, शुद्ध लेखन पर क्षमता पर भी जोर देते हैं, अभ्यास भी उसमें करवाते हैं और हस्तलिपि सुधार भी। लेकिन श्रुतिलेखन अभ्यास का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे श्रुतिलेखन करवा रहे हैं और उसका बार बार अभ्यास करवा रहे हैं। पहले एक बार एक ही लेख लिखवा दिया और हमने कहा नहीं, पहले दिन संकेत दे दिया कि यही पैराग्राफ मैं कल लिखवाऊंगा, फिर मैं ही लिखवाऊंगा। इसका मतलब वो वर्तनी का दोष सुधारने की कोशिश नहीं करा, नहीं तो वो 8-10 शब्द लिखवा देता,
वो क्या कर रहा है, हैंड राइटिंग सुधराना चाहता है उनसे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इसका हस्तलिपि सुधार। 7वां क्वेश्चन देखो, आरटीआई 2012 में आया, लेखन कला का विकास होता है, जो लिखने की हमारा स्किल्स है वो किससे बढ़ा है, देखने से बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है, सिंपल सी बात है। तो कोई आके सुना देगा कि हाँ भाई तू अच्छा लिख ले, सुनने से नहीं होगा। या किसी की नकल करेंगे कि वो अभी वो कैक को ऐसे करके ऐसे लिख रहा है तो मैं भी उस कैक को देख के ऐसे लिख के ऐसे लिख रहा हूँ, अनुकरण से भी नहीं होगा। क्या करेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हमारे लेखन कला का विकास होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अभ्यास से। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा वाचन गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं, यानी जो कविताओं में प्रयोग नहीं कर सकते, जिनको पाठों में प्रयोग करते हैं, गद्यांश में प्रयोग करते हैं, आदर्श वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। तो हम क्या कर सकते हैं, गद्य में आदर्श वाचन करते हैं तो गद्य और पद्य दोनों में हो सकता है। टीचर जब वाचन करेगा तो गद्य और पद्य दोनों का कर सकता है। वो कबीरदास जी के दोहे भी पढ़कर बच्चों को सुना सकता है, तो हरिशंकर प्रसाद का पाठ भी पढ़कर सुना सकता है। अनुकरण वाचन, अनुकरण में भी टीचर अनुकरण करवा सकता है ना। वो जो है तुलसीदास जी की रचना है वो बच्चों से अनुकरण भी करवा सकता है, रसखान की रचना अनुकरण करवा सकता है। समवेत वाचन, या चुपचाप बैठ जाता है कि चलो भाई आप इस झांसी की रानी कविता पढ़ो, यानी सिर्फ गद्य में प्रयुक्त होता है वो मौन वाचन का होता है। मौन वाचन क्योंकि त्वरित गति से पढ़ाया जाता है। मौन वाचन क्या होता है, त्वरित गति से पढ़ाया जाता है। बच्चों में क्या करवाया जाता है कि उनकी पढ़ने की गति का विकास हो, और इसमें थोड़ी क्लिष्टता होती है। जो पद्यांश होते हैं उनमें थोड़ी क्लिष्टता होती है, बच्चों को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ध्यान रखिए कौन सा वाचन गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। तो मौन वाचन सदैव गद्य में प्रयुक्त होता है। ये आप अपने जो वाचन लिख रहे थे उसमें लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया हुआ भी है, आप भी सकता है ऐसा कि नहीं आया हुआ भी नहीं है, लेकिन आ सकता है ऐसा। तो आप ध्यान रखें मौन वाचन में लिख लें, यह वाचन सिर्फ गद्य में प्रयुक्त होता है। यह प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तब मैं मिटा दूँ। हाँ भाई, तो 8 विधि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज हमारी जो विधि है वो 9वीं विधि है। आज जो 2-3 विधियां पढ़ेंगे उसके प्रश्न उत्तर आगामी क्लास में करेंगे, यानी हर विधि में प्रश्न उत्तर करेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई तो देखो, आज 9वीं विधि पढ़ने जा रहे हैं हम। बहुत साधारण, बहुत सिंपल, 2-3 फैक्ट याद रखने। सूत्र विधि, सूत्र विधि नाम से पता चलता है सूत्र है, गणित के सूत्र नहीं है, संस्कृत के सूत्र है। तो यह विधि आई कहां से, संस्कृत से उद्भव हुआ। इस विधि का उद्भव कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ। अब एक इसमें क्या करते हैं, पहले सूत्र रटा दिए जाते हैं। पहले क्या करते हैं, सूत्र रटाते हैं। नाम से पता है तो बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए उनको एक सूत्र बना दिया जाता है, उसको रटा दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इसी विधि का प्रयोग किया है। माहेश्वरी सूत्र हम पढ़ते हैं और फिर पूरा वर्ण विचार उससे अलग अलग करते हैं। तो सूत्र विधि है। अब हमने एक चीज़ और देखी, क्योंकि हम जब मनोविज्ञान में शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं तो उसमें एक विधि और है जिसमें पहले सूत्र या नियम रटवाया जाता है। हमसे पता है आपको और आप सही सोच रहे हैं। और निगमन विधि के समान है ये। किसके समान है भाई, ये निगमन विधि के समान है। यहाँ तक हो गया। तो ये विधि बल, अब सूत्र है तो सूत्र रटना पड़ेगा, फिर सूत्रों से व्याख्या करेंगे। तीसरी बात हो गई है, रटने पर बल देती है। आगे बात सुन, रटने पर जो चीज़ बल देती है तो क्या वो मनोवैज्ञानिक है? और आज की शिक्षा वो बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो रटने पर पद्धति, रटने पर बल देती नहीं है, इसलिए ये विधि क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक है। अब जब ये मनोवैज्ञानिक है तो उसमें बालक की चिंतन शक्ति का विकास होगा क्या? सूत्र रट लेगा तो सोचना क्या है? तो चिंतन शक्ति और सृजनात्मकता का अभाव इस विधि में होता है। ये आप 4 पॉइंट लिखिए।
हाँ एक और लिख लो इसमें, इस विधि में किसी भी तरह का चिंतन नहीं हो सकता। देखो एक बार क्या हुआ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो हमें क्या लगता है कि सूत्र विधि संस्कृत से आई, पाणिनि ने इसका उद्भव किया है, तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन है। तो भाई ध्यान रखिए, इससे पहले की प्राचीन विधि व्याख्या विधि है, ये थोड़ा इसके साथ में याद है। व्याख्या विधि है ना, वो सबसे प्राचीन है। भाई पाणिनि ने सूत्र लिखे थे तो वो तो बाद में लिखे थे, उससे पहले गुरुकुल पद्धति चल रहा है, चल रही थी। आपको व्याख्या विधि का दूसरा नाम गुरुकुल विधि भी है, भाई लिख लेना आप कहीं पर, मैंने नहीं लिखा है तो व्याख्या विधि में लिख सकते हैं आप गुरुकुल विधि, हाँ लिख लेना वहाँ पे अगर मैंने भूल से नहीं लिखा हो। तो ये व्याख्या विधि पहले गुरुकुल में जाते थे और वो शिक्षा दे देते थे, तो वो सबसे प्राचीन है और परंपरागत है। लेकिन ये विधि है उसके बाद की सूत्र विधि है, संस्कृत से उद्भव हुआ है इसका प्रयोग संस्कृत में सूत्र के रूप में रटा जाता है। निगमन विधि के समान ही है, जैसे उसमें भी पहले नियम रटा दिए जाते हैं, रटने पर यह विधि बल देती है। रटने पर बल देगी तो मनोवैज्ञानिक होगी, और रटने पर बल देगी तो उसमें चिंतन कैसे करेगा बालक, वो तो रट लेगा हर चीज़ को, हर नियम को रट लेगा और उससे शब्द बना लेगा, तो ये रटने पर बल देती है। हाँ भाई मिटा दूँ 10वीं विधि, हाँ भाई अब देखो आप सोच रहे होंगे कि भाई घास काट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं, 100 सुनार की 1 लुहार की, ठीक है। और खुद के 2 चीज़ें याद रखना, 100 सुनार की 1 लुहार की, और दूसरी बात याद रखना, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, मरना आपको पड़ेगा यदि आपको स्वर्ग देखना है। आपकी जगह मैं नहीं मर सकता और मेरी जगह कोई और नहीं मर सकता। तो ध्यान रखें, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस विधि में मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो क्रम से आप किताबों का ज़रूर सहारा लें और किताब में पढ़ें उनको कि हाँ भाई ये चीज़ बताई गई है तो इसको किस रूप में बताया गया है, ये पाठ्य पुस्तक में किस रूप से है ये, तो ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ तो रस आस्वादन विधि नाम से पता है, ये 2 शब्दों से शब्द बना है रस आस्वादन। रस का आस्वादन करना, रस का मतलब क्या हो गया, आनंद। कभी कभार क्या होता है कि टीचर कोई कविता वगैरह पढ़ाता है, नाटक वगैरह बताता है, तो उसमें वो क्या करता है कि उसका लक्ष्य होता है वहाँ उसको उस पाठ का, उस कविता का, उस नाटक का अर्थ बताना नहीं होता, सिर्फ बच्चों को आनंद दिलवाना होता है, बच्चों को भाव विभोर करवाना। मेरे शब्दों का ध्यान रखें, वो बच्चों को आनंद दिलवाने के लिए, वो बच्चों को भाव विभोर करने के लिए, और उस कविता में जो उत्साह है उस उत्साह को उन बच्चों में हृदयंगम करने के लिए, उन बच्चों में हृदयंगम करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि में, अब मैं आपको क्वेश्चन कर लूँ, ये किस विधि में शिक्षक का लक्ष्य कविता पढ़ाते समय किस विधि में शिक्षक का लक्ष्य कविता का अर्थ बताना नहीं बल्कि भाव विभोर करना, आनंद करना या हृदयंगम करना या भाव विभोर करना होता है? आपका उत्तर रहेगा रस आस्वादन विधि। उसमें आनंद की भावना विकसित करना, खुशी की लहर उनमें पैदा करना ताकि वो आनंद ले सके। क्लास में जो निष्क्रियता का वातावरण है उसको एकदम से सक्रियता में बदलने के लिए कभी कभार टीचर को यह विधि भी प्रयोग में लानी चाहिए, और विशेष रूप से ये कविता और नाटकों में होती है भाई, तो उसको गा गा कर बताया जाता है। हाँ, आगे इससे मिलती जुलती एक और भी आती है गीत अभिनय, उसमें भी मैं बताऊंगा आपको। अब आप ये मत सोचना ये पद्य में ज़्यादा, ये सब जैसे मौन वाचन गद्य में होता है वैसे रस आस्वादन विधि पद्य में होती है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का एक पाठ है लासा की ओर, 9th क्लास में पाठ है लासा की ओर। अब उसमें पाठ में इतने कठिन शब्द और उसको अध्यापक गा गा के कैसे बताएगा भाई? कबीरदास जी के दोहे वगैरह गा के बता सकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता गा के बता सकता है, पाथर और पितर रचना को जिसमें वीर रस की रचना उसमें गा सकता है, जो करुण रस की रचना उसको उस भाव में बताया जा सकता है। कार्नेलिया का गीत करुण रस में उसको जयशंकर प्रसाद ने उस रस में लिखा है ना। 76 साल दशक की जो रचना हुई है शिवा बावनी में, उसमें भी
उसी तरह से गा सकते बता सकता है। तो ध्यान रखिए रसास्वादन रसास्वादन विधि का मतलब क्या होता है कि छात्रों को ध्यान रखें, इसमें आप लिखना यह विधि मुख्यतः कविता और नाटकों में प्रयुक्त होती है। यह विधि मुख्यतः कविता और नाटकों में प्रयुक्त होती है। शिक्षक का उद्देश्य कविता का अर्थ न बताकर, शिक्षक का उद्देश्य क्या रहता है? कविता का अर्थ न बताकर क्या बताता है शिक्षक? कविता को इस रूप में, कविता का लिख दो, कविता का इस रूप में वाचन करता है जिससे शिक्षार्थी आनंदित व भाव विभोर हो जाए। बस यही उद्देश्य होता है इसका। लिखो भैया। चलो भाई अगली विधि पढ़ लेते हैं। आज की ये आखिरी विधि है। 10 विधि हो गई, एक और पढ़ाएंगे 11 विधि। उसके बाद में अगली क्लास में इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे आपसे, ताकि लगभग हम काफ़ी विधियाँ तब तक हो जाए अपने। देखो भाई अपनी 11वीं विधि है प्रदर्शन विधि। आपने सुना होगा कि वहाँ प्रदर्शनी लगी है, वहाँ प्रदर्शनी लगी है। तो यहाँ इस विधि का प्रयोग क्या करता है कि वही चीज़ें भौतिक पदार्थ या चित्रों के माध्यम से समझाता है। इसमें क्या करता है कि थोड़ी सी बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करता है। वो क्या करता है कि मान लीजिए उसने एक यहाँ पे मटका बनाया और एक यहाँ पे मान लीजिए कोई चिड़िया वगैरह बना दी, कौवा बना दिया। जैसे हमारी कौवा की कहानी सुनी हुई है, तो वो पहले इनकी परिचय देगा, फिर कहानी बता देगा उसके बारे में पूरी, यानी प्रदर्शनी लगाएगा कि बताना क्या चाहता, अपना उद्देश्य प्रकट करेगा। तो फिर वो क्या करेगा कि बच्चों को कहेगा देखो ये कौवा है, ये यहाँ पानी पीने के लिए आ रहा है, प्रदर्शनी लगा दी उसने और यहाँ पानी पिएगा। इसी तरह से वो क्या कर देगा, यहाँ एक तरफ चूहा बना देगा, एक तरफ चूहा बना दिया उसने और एक तरफ उसको क्या बना देगा, मान लीजिए इधर सर्प बना दिया। और फिर बच्चों के सामने प्रदर्शनी लगाएगा। एक तरफ चूहा है, एक तरफ है, बच्चों के दिमाग में अच्छा ये सांप खाना चाहता है उसे। प्रदर्शनी विधि में जो भौतिक चीज़ें लाता है शिक्षक, वो बच्चों के सामने इस तरह से प्रकट करता है कि बच्चे उससे कहानी निर्माण कर सके, अपने दिमाग में एक नई सृजनात्मकता, नए संप्रति विकसित कर सके। और ज़रूरी नहीं ऐसी कहानी बनवाए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को भी प्रयोग में ला सकता है वो। भाई मान लीजिए यहाँ पे उसने पतंग बना दी, अब बच्चा सीधा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बता रहे थे उसके अंदर कि भाई वो कार्ड के मिलाएगा शास्त्रीय विधि में, अब वो पतंग देखते उस दिमाग में आ जाए कैप और काइट है, ये काइट है। प्रदर्शनी विधि लगाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी शब्द है
उसकी ज्ञान भी प्रदर्शनी विधि के माध्यम से करवाया जा सकता है। या यानी कोई ऐसे शब्द दो मिलते जुलते हैं, उनमें अंतर विभेद करना हो तो भी प्रदर्शनी विधि है। मान लीजिए कोई सलगम और प्याज में अंतर नहीं कर पा रहा है तो दोनों को लाके दिखा सकते, कोई सलगम में प्याज है, समझ। जैसे गाय और नील गाय में अंतर नहीं कर पा रहा है तो एक तरफ गाय एक तरफ नील गाय, दोनों को देखो ये गाय है ये नील, इसमें इतना फर्क होता है, देखो इससे मिलता जुलता ये गुण है। तो प्रदर्शनी विधि का मतलब बच्चों के सामने कुछ तथ्य स्पष्ट किए जाते हैं, उनकी विभेदात्मक क्षमता उनकी बढ़ाई जाती है, या उनसे ऐसी क्रिएटिविटी पैदा करे कि वो उन चित्रों को देखकर कहानी बना सके। ये है, लिखो आप, प्रदर्शनी विधि में ज़्यादा नहीं है भाई लिखने वाली बात। इसमें एक तो अगर वो कहानी बनाना सीखता है, बच्चे चित्र देखकर कहानी बनाना सीखते हैं, तो करके सीखना, मतलब चित्र देखकर कहानी बनाने की कला उसके अंदर विकसित होगी। और अगर चित्र देखकर कहानी बनाएगा तो उसके अंदर तार्किकता, तर्क लगाएगा, अलग अलग तार्किकता और प्रयोगात्मक क्षमता बढ़ेगी। वो नए नए प्रयोग करेगा घर जाके कि हाँ ऐसा हमने ऐसे बताया था, ऐसे हो सकता है। और विशेष रूप से ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और एक और कर सकते हैं, यह विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। अब कोई कहेगा कि इस विधि के दोष क्या है, तो देखो इस विधि का दोष ऐसा है कि ये जो प्रयोगात्मक क्षमता है इस पर थोड़ा ध्यान रखना भाई। इसमें डाउट दोनों तरफ है, डाउट मतलब मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ आती है। इसका प्रयोगात्मक प्रवृत्ति मान लो, यहाँ पे प्रयोगात्मक प्रवृत्ति तो ये बढ़ाने का काम करती है, लेकिन बच्चे ऐसा प्रयोग कर नहीं पाते हैं। भाई दो रंगों को मिलाना है तो टीचर तो क्या करेगा, समान मात्रा में, साइंस का अध्यापक समान मात्रा में दोनों कलर मिलाएगा, दोनों लिक्विड मिलाएगा, कहते देखो ये हरा हो गया, हरा लाल मिलाने से इसका ऐसा कलर हो गया। लेकिन बच्चा ऐसा करने में संभव नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिया बच्चा जब क्लास के अंदर टीचर में क्या करेगा, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ाएगा, लेकिन इसमें दोष ये है कि ऐसे विज्ञान में तो ऐसा संभव है, लेकिन भाषाई जैसे सब्जेक्ट के अंदर ये विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। हिंदी जैसी भाषा है उसके अंदर अगर ऐसी क्षमता बढ़ाए तो छात्र ऐसे करने, जैसे कोई शब्द एक शब्द दिखा कर दूसरा शब्द बनाता है तो छात्रों का शब्दकोश इतना विकसित नहीं होगा कि वो प्रयोगात्मक क्षमता से नए शब्द बना सके। तो यहाँ इसका दोष लिख लो, छात्र स्वयं प्रयोगात्मक नहीं होते। छात्र स्वयं क्या नहीं होते, प्रयोगात्मक। छात्रों में इतनी प्रयोगात्मक क्षमता विकसित नहीं होती क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो छात्र में स्वयं में प्रयोगात्मक क्षमता इसलिए विकसित नहीं होगी। ये आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान में रखना है। हाँ, अब इसमें अब ज़्यादा मैं बताऊँ, आप अगर ऐसा लगे आपको कि भाई छात्रों में प्रयोगात्मक क्षमता नहीं बढ़ती तो बढ़ानी चाहिए, तो इसमें कारण क्या होता है कि जो चीज़ छात्र अध्यापक लेके आता है तो वो छात्रों के हाथ में नहीं दी जाती है। अगर उनके हाथ में दी जाती है, उनसे करवाया जाता है तो वो छात्र सीख जाएंगे, लेकिन एक एक बच्चों से सबसे प्रैक्टिकल करवाना इतना आसान नहीं होता। विज्ञान में तो एक एक को लाइन से बुला के करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक एक को किससे शब्द बनवाएं। तो छात्रों में क्या होता है कि ये एक तरह से क्या होती है, अध्यापक केंद्रित होती है। ध्यान रखें, ये प्रदर्शन विधि का एक दोष और लिख लो भाई, ये प्रयोगात्मक छात्र स्वयं प्रयोगात्मक नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका एक रीजन लिख लो, ये विधि क्या है, अध्यापक केंद्रित है। और जो विधि अध्यापक केंद्रित होती है वो आज के ज़माने में मान्य नहीं है। तो हमने जो 3 विधियाँ अभी पीछे पढ़ी थी, उन विधियों के जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगली क्लास में, आज की क्लास छोटी रखिए क्योंकि थोड़ा करवाएंगे। 4-4, 5-5 विधियाँ ज़्यादा हो जाती है, 3-3 विधियाँ करवा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20-25 विधियाँ हैं, तो आगे के कक्षाओं में हो जाएगी वो विधियाँ।
बाकी इसको लिख लें आप और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।